हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी जीके सेट 25 नंबर। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया। देखिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में और इसका जो विभाजन है ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया गया था और भारत का जो संविधान है ये 1950 को लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ। तो देखिए, इनका जो संविधान है इसको 1973 का कानून कहा जाता है, यानी कि इनका जो संविधान है ये 1973 में लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत जो पाकिस्तान की संविधान सभा है इसमें 10 अप्रैल 1973 को ये पारित किया गया था और 14 अगस्त 1973 को इसको लागू कर दिया गया था। और ये जो कानून है यानी कि इनका जो संविधान है ये उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार है और उनके जो विपक्षी दल थे उन्होंने मिलकर ही इस संविधान का प्रारूप तैयार किया था। और इसके बारे में एक विशेष बात आती है कि इन्होंने अपने संविधान में पाकिस्तान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित किया था और ये इस प्रकार से विश्व का पहला इस्लामी गणराज्य बन गया था। यानी कि इससे पहले किसी भी देश ने अपने संविधान में खुद को इस्लामिक कंट्री घोषित नहीं किया था। ये पहला ऐसा देश था जिन्होंने खुद को इस्लामिक गणराज्य घोषित किया। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन सी 1973, यानी कि जो पाकिस्तान का संविधान है ये 1973 को लागू किया गया था। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो आपको ध्यान होगा 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था और इसी वजह से हम 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, यानी कि तब हमारा देश है वो एक गणतंत्र राज्य कहलाया था। और ये जो लोगो है ये इनके संविधान का लोगो है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और अगर हम वर्तमान में पाकिस्तान की व्यवस्था के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं ये है इमरान खान। डॉल्फिन किक शब्द किससे संबंधित है। देखिए, जो डॉल्फिन है ये एक समुद्री जीव है, ये पानी में रहता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं रग्बी, तैराकी, क्रिकेट और फुटबॉल। तो इसमें देखिए जो ये डॉल्फिन किक शब्द है ये संबंधित है तैराकी से। और तैराकी से ही एक और इम्पॉर्टेंट शब्द पूछा जाता है जो कि है बटरफ्लाई, यानी कि बटरफ्लाई का संबंध किससे है ये पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो डॉल्फिन किक और बटरफ्लाई शब्द है ये कौन से हैं, तो ये है तैराकी से। राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन से दिन वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 22 मार्च, 8 मार्च, 10 जनवरी और 20 मार्च। देखिए, अगर हम इनके दिवस के बारे में बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस और 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे, यानी कि विश्व हास्य दिवस। लेकिन देखिए, जो 20 मार्च है इस दिन दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो आता है विश्व चिड़िया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे और एक आता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। यानी कि देखिए, जो 20 मार्च है इस दिन तो मनाया जाता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, लेकिन 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो इन दोनों में ही डिफरेंस है। यहाँ इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे पूछा गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 20 मार्च को। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुँचाता है। देखिए, यहाँ पर हम जो ऊतकों की बात करेंगे ये करेंगे वनस्पति ऊतकों के बारे में। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम, ये सभी पौधों के यानी कि वनस्पति ऊतक हैं। अगर इसमें बात करें हम पैरेन्काइमा की तो देखिए, पत्तियों में जो भोजन का संग्रह किया जाता है ये पैरेन्काइमा ऊतक के द्वारा किया जाता है। कोलेनकाइमा जो ऊतक है इसके द्वारा पौधे में लचीलापन आता है। जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में जल का संचयन किया जाता है, यानी कि जल को पहुंचाया जाता है। और जो फ्लोएम है ये जो विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण और जो भोजन होता है इनको पौधे के अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। तो यहाँ पर इसके भोजन के बारे में बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इसको 2 पॉइंट से याद रखिएगा, जाइलम को जल से, यानी कि जाइलम जल तो जल से पहुंचाएगा, और फ्लोएम को याद रखिएगा फल से, तो फल हो जाएगा भोजन का ही एक अन्य रूप, तो ये फलों को यानी कि भोजन को पहुंचाएगा।
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लोएम। निम्न में से केंद्रीय स्तर पर पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? देखिए, केंद्रीय स्तर यानी कि केंद्र सरकार के स्तर पर और पॉपुलर चैम्बर यानी कि जो लोकप्रिय सदन है, ये किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि जो भारतीय संसद है यानी कि जो हमारी केंद्रीय विधानमंडल है, इसके 2 सदन आते हैं, जिसमें आता है एक तो लोकसभा और एक आती है राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है ये होता है उच्च सदन और स्थायी सदन, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोकसभा है ये आता है अस्थायी सदन और एक आता है इसको निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि ये जो अस्थायी सदन इसीलिए है क्योंकि इसका विघटन किया जा सकता है। और ये जो निम्न सदन है यानी कि लोकसभा है, यही कहलाता है पॉपुलर चैम्बर। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा। और जो राज्य की विधान परिषद है ये राज्य स्तर पर उच्च सदन होता है और स्थायी सदन होता है। और अगर हम संसद की बात करें तो संसद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, और जो राज्यसभा है इसका 80 के साथ, और जो 81 अनुच्छेद है इसमें किया गया है लोकसभा का। तो यानी कि जो लोकसभा के लिए अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 81 नंबर। इंडियन शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन अवर द टाइम, ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए आपके पास ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, शशि थरूर, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। अगर हम इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है शशि थरूर, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर हम अन्य ऑप्शंस के द्वारा लिखी गई बुक्स की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है जो APJ अब्दुल कलाम है ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे राष्ट्रपति हैं एकमात्र जो कि विज्ञान क्षेत्र से संबंधित हैं। और जो इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं ये आती हैं टर्निंग पॉइंट और एक है टारगेट 3 मिलियन। मनमोहन सिंह जी हैं जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनके द्वारा हाल ही में चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा भी 2 इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, ध्यान में रखिएगा। एक तो है एग्जाम वॉरियर्स और एक है ज्योतिपुंज। एग्जाम वॉरियर्स तो आपको याद होगा, आप ज्योतिपुंज को भी याद कर लीजिए। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी शशि थरूर। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? आपके पास ऑप्शन है 15, 18, 26 और 20। तो देखिए अगर हम वर्तमान स्थिति में बात करें तो वर्तमान में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुल 26। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें कि जो 26 नंबर पे है ये कौन सा है, तो हाल ही में 2019 में देवी अहिल्याबाई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनको इंटरनेशनल स्तर का घोषित किया गया है। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय यानी कि 7 वर्षों तक इस युद्ध का समय रहा था। और अगर हम इसके देशों की बात करें तो इसमें आते हैं इंग्लैंड और फ्रांस। और इसकी जो समयावधि है ये आती है 1756 से लेकर 1763 के समय में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। और देखिए जब ये युद्ध लड़ा गया था तो अंत में 1763 में एक पेरिस की संधि हुई थी, जिसके बाद में इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड और फ्रांस। देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ही बार पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए ये दृश्य है कोणार्क का सूर्य मंदिर और ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। और ये जो मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और इसके जो राजा थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था उसका नाम आता है नरसिंह देव प्रथम। राइट आंसर है ऑप्शन ए। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय की बात करें तो इनके द्वारा एक फेमस मंदिर बनवाया गया है अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है, तो इसका ध्यान रखिएगा। कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा की गुफाओं में कैलाश जो नामक मंदिर है जिसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि एक शैल मंदिर है यानी कि चट्टानों को काट कर बनाया गया है, तो उसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। और जो राजराज प्रथम हैं इन्होंने जो राजराजेश्वर मंदिर जिसको हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में है, तो इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर है नरसिंह देव प्रथम ऑप्शन ए। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए भूकंप के अध्ययन की बात की जा रही है तो इसके लिए एक रिक्टर पैमाना आता है और इसके अध्ययन की बात की गई है, लॉजी के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो अध्ययन है ये किया जाता है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। लिथोलॉजी की बात करें तो देखिए लिथोलॉजी के अंदर हम चट्टानों के भौतिक और रासायनिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम टिश्यूज़ का यानी कि ऊतकों का अध्ययन करते हैं।
और जो सेमोलॉजी है इसके अंतर्गत जो एल्गोरिदम होती है उससे संबंधित जो भी रूल्स और सिद्धांत होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिस्मोलॉजी। विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है नागरहोल टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और रणथंभौर टाइगर रिजर्व। देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो यहाँ लिखा गया है कि वो कर्नाटक में स्थित है, तो हमारे पास ऑप्शन में एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटक में है। तो देखिए जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटक में है और इसी की एक विशेष बात आती है कि विश्व स्तर पर इसमें सबसे ज़्यादा एशियाई हाथी पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो देखिए ये स्थित है एमपी में, बांधवगढ़ है ये भी एमपी में स्थित है और जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। 1857 का सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 1857 की एक क्रांति हुई थी जिसको सैनिक विद्रोह कहा गया था और इस समय पूछा गया है कि जो भारत के गवर्नर जनरल हैं ये कौन थे? तो ध्यान रखिएगा 1858 तक भारत में जो सबसे सर्वोच्च पद रहा था वो था गवर्नर जनरल का और इस समय जो गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग है इनके बारे में विशेष बात आती है कि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे और भारत के पहले वायसराय थे, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1858 का एक्ट लाया गया था और तब गवर्नर जनरल का पद हटाकर भारत में वायसराय पद को लागू किया गया था। साथ ही इसमें भारत का एक सचिव का पद भी शुरू किया गया था और इसी के साथ ध्यान रखिएगा जो भारत का पहला सचिव था वो थे चार्ल्स वुड। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो देखिए इनकी हड़प की जो नीति थी ये काफ़ी फेमस है और इन्हीं के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी और डाक टिकट भी इन्हीं के समय में जारी किया गया था। 2020 में 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए 107वीं विज्ञान कांग्रेस है जो कि 2020 में आयोजित की गई थी, तो इसको आयोजित किया गया था बेंगलुरु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी अगर हम थीम की बात करें तो देखिए इसकी थीम रही थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट और इसको आयोजित किया गया था 3 से 7 जनवरी 2020 में और इसको यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। और अगर हम बात करें इसमें मुख्य जो अतिथि थे वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा टेसी थॉमस जो थी यानी कि जो कि हमारे देश की कहलाती हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखिएगा ये इसकी प्रमुख चीफ गेस्ट थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर हम 2019 की 106वीं विज्ञान कांग्रेस की बात करें तो इसका आयोजन जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किया गया था। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है यानी कि हाईएस्ट इंडियन लिटरेसी अवार्ड है और इसकी जो शुरुआत है ये तो की गई थी 1961 में, लेकिन देखिए इसको फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था 1965 में और पहली बार इससे सम्मानित किए गए थे जी शंकर कारूप और अब तक कुल 59 अवार्ड दिए जा चुके हैं और लास्ट टाइम इसको अवार्ड दिया गया था 2019 को जो कि दिया गया था अमिताभ घोष को। और वर्तमान में जो इसके विजेता हैं वो हैं अकिथम निम्बूतरी जो कि एक मलयालम लेखक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और इसमें ये इस प्रकार की जो मूर्ति है ये दी जाती है। और अगर हम इसकी राशि की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें कुल 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कौन सा बंगाली उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके पास देवदास, परिणीता, गोरा और कपालकुंडला। देखिए जो देवदास और परिणीता है इसके लेखक जो हैं ये हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। गोरा जो पुस्तक है जो कि एक बंगाली उपन्यास है ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम कपाल कुंडला की बात करें तो देखिए इसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और इसके बारे में एक विशेष बात आती है कि जब 1913 में भारत को पहला नोबेल अवार्ड दिया गया था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था जो कि हमारे कोलकाता से हैं, तो इनकी एक बुक आती है गीतांजलि और गोरा, इन दोनों ही पुस्तकों के लिए ये अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोरा पुस्तक। महाबलीपुरम मंदिर जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये कौन से राज्य में है? देखिए जो महाबलीपुरम मंदिर है ये एक प्रकार की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है
और अगर हम बात करें कि इसको इसमें कब शामिल किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसको शामिल किया गया था 1984 में, और ये स्थित है तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में, एक मामल्लपुरम स्थान आता है, ये वहाँ पर स्थित है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसके बारे में विशेष बात है कि 7वीं शताब्दी में इसको पल्लवों की राजधानी बनाया गया था। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह किसको अपने इस्तीफे का प्रणय निवेदन कर सकता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है ये अपना इस्तीफा किसे देगा। तो देखिए जो राष्ट्रपति पद है ये इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में, और ये देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, और ये अपने इस्तीफे का प्रणय कर सकता है उपराष्ट्रपति के सामने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो उपराष्ट्रपति पद है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 63 में। साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं ये दोनों अपने इस्तीफे का जो निवेदन है ये दोनों ही राष्ट्रपति के सामने करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है इसकी जो शपथ है ये दिलवाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा राज्य भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं कि 7 सिस्टर स्टेट्स कौन कौन सी हैं। देखिए ये जो लोकेशन है ये मैप में आती है ईस्टर्न इंडिया की, और इसमें आपको दिखाई गई हैं 7 सिस्टर स्टेट्स, जिसमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। देखिए जो ये स्टेट आती हैं ये वाली 4, इसको मैंने आपको एक ट्रिक से समझाया था, आपको ध्यान रखना है नाम मित्र, यानी कि नाम मित्र का, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। और ध्यान रखिएगा जो त्रिपुरा है ये तीनों ओर से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है, और ये जो सारी की सारी स्टेट्स हैं ये शामिल हैं 7 सिस्टर स्टेट्स में, टोटल हो जाएंगी ये 7। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है मेघालय, असम, त्रिपुरा। देखिए ये तीनों ही आती हैं 7 सिस्टर स्टेट्स में, लेकिन जो सिक्किम है ये 7 सिस्टर स्टेट्स में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। देखिए जो स्टेशन है प्रगति मैदान, इसका वर्तमान में नाम बदलकर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, और ये जो मेट्रो स्टेशन है ये स्थित है दिल्ली में। और ध्यान में रखिएगा जो मुकरबा चौक है इसका नाम भी वर्तमान में चेंज किया गया है, और ये नाम है करगिल युद्ध के एक शहीद थे कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रगति मैदान। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए क्षारीय विलयन की बात की जा रही है तो उसमें पहले हम पीएच मान की बात करते हैं कि जो पीएच मान है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान में रखिएगा पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अगर मान की बात करें तो देखिए इस प्रकार से ये जो पीएच स्केल है इसको दर्शाया जाता है, और इसमें कुल मान होता है 0 से लेकर 14 तक इसका मान होता है, जिसके अंतर्गत 0 से लेकर 7 तक तो मान होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय, और 7 पर हो जाता है नेचुरल, यानी कि यहाँ पर जिसका भी मान 7 होगा वो उदासीन कहलाता है, ना तो वो होता है क्षारीय ना ही होता है अम्लीय। और 7 से लेकर 14 तक दर्शाया जाता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्षारीय विलयन का मान, तो ये हो जाएगा 7 से अधिक, यानी कि टोटल 7 से लेकर 14 तक इसका मान होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें बात ध्यान रखिएगा कि जो आसूत जल है उसका पीएच मान कितना होता है 7, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जनवरी 2020 में नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में है भीमसेन जोशी, अजय सूद, युवराज मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये लोगो है नेशनल बुक ट्रस्ट का, और अगर हम इस ट्रस्ट की बात करें तो ये एक प्रकार की इंडियन पब्लिशिंग हाउस है, और इसकी स्थापना की गई थी 1957 को। देखिए ये जो बॉडी है ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, और ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं गोविंद प्रसाद शर्मा, लेकिन वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं जो कि हैं युवराज मलिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है जो कि स्थापित की गई थी 1974 को, और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना में, और हाल ही में 2020 में इनका एक महानिदेशक नियुक्त किया गया है जो कि हैं राफेल
ग्रोसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्रिस्टिना जॉर्जिवा की बात करें तो देखिए जो क्रिस्टिना जॉर्जिवा है ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इनकी डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई हैं। और जो तिजानी मोहम्मद बंदी हैं ये यूनाइटेड नेशन की महासभा की अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और क्रिस्टिना लेगार्ड हैं ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन ए राफेल ग्रोसी। आप मुझे बताइए कि जो राफेल हैं ये हमने कहाँ से खरीदे हैं। हेनली पासपोर्ट 2020 सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। देखिए जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये पासपोर्ट से रिलेटेड है और ये एक प्रकार की ग्लोबल रैंकिंग है जिसके अंतर्गत कंट्रीज़ के अंदर जो भी ट्रैवल फ्रीडम है उनके नागरिकों को इसके बारे में इसमें सूचकांक जारी किए जाते हैं। और देखिए इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी 2006 में एज ए हेनली एंड पार्टनर्स वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस इंडेक्स के रूप में, लेकिन जो इसका हेनली पासपोर्ट नाम है नया इसको 2018 में किया गया था। और अगर हम इसमें भारत की वर्तमान रैंकिंग देखें 2020 की तो ये आती है 84। राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन बी। लेकिन अगर हम 2019 की रैंकिंग की बात करें तो ये इस वर्ष 2 अंक नीचे गिरी है, 2019 में थी 82 रैंकिंग। तो देखिए अगर हम इसमें टॉपेस्ट कंट्री की बात करें तो पहले नंबर पर जापान आता है, उसके बाद में आता है सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिणी कोरिया। लेकिन जो लास्ट नंबर पे आता है इसमें आता है अफगानिस्तान का नाम, यानी कि सबसे जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में नीचे कंट्री है वो है अफगानिस्तान। राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन बी 84। भारत के किस शहर में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक दिए हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार की बात की गई है तो इसकी शुरुआत तो की गई थी 1900 में, लेकिन पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1901 में। अगर हम भारतीयों की बात करें तो अब तक 2019 तक टोटल 6 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा शहर है जिसमें से हमें सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिक दिए हैं तो ध्यान रखिएगा कोलकाता से इन 6 विजेताओं में से टोटल 4 विजेता ऐसे हैं जो कि कोलकाता से संबंध रखते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है एक तो आता है रविंद्रनाथ टैगोर जिनको 1913 में उनकी 2 पुस्तकें गीतांजलि और गोरा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरी आती है मदर टेरेसा जिनको शांति के क्षेत्र में 1979 को इस अवार्ड को दिया गया था। तीसरा आता है अमर्त्य सेन जिनको 1998 में उनकी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के लिए दिया गया था। और चौथे आते हैं 2019 के अभिजीत बनर्जी जिनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही ये अवार्ड दिया गया है। तो ये जो चारों व्यक्ति हैं ये कोलकाता से ही संबंध रखते हैं। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी कोलकाता। जो 2 शेष रह गए उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक तो आते हैं 1930 के CV रमन जिनको रमन प्रभाव अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए ये अवार्ड दिया गया था। और एक आते हैं कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 में शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया था। पेपा एक हॉर्न पाइप संगीत वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग असम के बिहू उत्सव के दौरान पारंपरिक संगीत में किया जाता है। जो ये पेपा हॉर्न पाइप संगीत वाद्य यंत्र है ये कहाँ किससे बना है ये पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है मृग के सींग, राइनो के सींग, भैंस के सींग और ब्लैक बक के सींग। देखिए इसने स्टार्टिंग में ये पॉइंट क्लियर किया है कि ये एक हॉर्न पाइप का बना हुआ वाद्य यंत्र है। तो ध्यान रखिएगा ये जो पेपा है ये बना हुआ है भैंस के सींग से और ये इस प्रकार का होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं क्योंकि जो फेमस त्यौहार है जो कि असम का एक बिहू उत्सव है इसमें इस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। कल आपसे प्रश्न किया गया था, आपको बताना था कि जो नृतक बिरजू महाराज हैं ये कौन से नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कथक। और जो कथक है ये यूपी का एक नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम है ये दोनों ही केरल के नृत्य हैं। और जो लावनी है ये आता है महाराष्ट्र का नृत्य। आज के लिए आपके पास प्रश्न है, आपको बताना है कि जो न्योकुम त्योहार है ये कौन से राज्य का प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।